अपना जरा आंसर सामने रखें। प्लीज आवाज आ रही है? अपना कहनी आंसर सामने रखिएगा। 2-3 गुजारिशात पहले मेरी सुन लें, बाद में अगर आपको कोई पॉइंट आएगा तो डिस्कस कर लीजिएगा। आई एम अज्यूमिंग कि क्वेश्चन पढ़ा है, स्टार्ट किया है। अपनी जरा डिटेल ऑफ पेमेंट सामने रखें। बैठ जाएं प्लीज, हैव अ सीट। फाइनल डिसीजन लें। तकरीबन सही डिसीजन कर गए हैं। ये बेटा मैंने बोर्ड पे देखिए जरा एक डिटेल ऑफ पेमेंट्स का टेबल आपके सामने किया है। पहले तो बताएं जरा इसको जरा चेक करें। रिजल्ट की प्रिपरेशन में कोई इशू? देन सर जरा क्वेश्चन देखें। एक स्पेसिफिक लोन था, एक जनरल लोन था। रिक्वायरमेंट देखें। 2 सालों की वर्किंग रिक्वायर्ड थी। कॉस्ट शायद कैलकुलेट करनी थी आफ्टर कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट 2010 और 11 के एंगल से अपने 2 सालों की बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी। सही कह रहा? 2010 के एंगल से सुने पहले। 2010 में स्पेसिफिक बोरिंग्स के अगेंस्ट स्पेसिफिक लोन लिया आपने है। डेट्स बोलने 1 दिसंबर में रखा था। 10 मिलियन लोन था। 10 मिलियन लोन था। 12% मेरा खला रेट था। अपना आंसर चेक कीजिएगा मेरे साथ। और मल्टीप्लाइड बाय 1/12 पे हम रुक गए। असल में देखना था कि लोन कितना अर्सा आउटस्टैंडिंग रहा। ये लोन आउटस्टैंडिंग रहा है 1 दिसंबर से लेके लोन के 1 जून तक शायद। तो ये आउटस्टैंडिंग रहा है 6 मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहा है, फिर ये रीपे हो गए। तो असल में इसमें 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है, लेकिन 2 डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स बीच में आ जाने की वजह से 1 महीने का इंटरेस्ट 2010 में और 5 महीनों का इंटरेस्ट 2011 में रिकॉर्ड हुआ है। ये बात आपके लिए नई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 ढूंढना जरा आंसर उसका आंसर अपने रजिस्टर में फाइनल कर ले जरा बातें, जहां जहां जरूरत है रिवाइज कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 में भी 2010 और 11 की शायद वर्किंग थी। आंसर नंबर 8 स्पेसिफिक लोन था 70 मिलियन 4 महीने 2010 में और 2 महीने 2011 में आपको स्पेसिफिक लोन के अगेंस्ट नजर आएंगे। ऐसे ही सर रिकॉर्डिंग थी, वहां पर इन्वेस्टमेंट इनकम की भी बहस थी 4 महीने और 2 महीने की। तो ईयर एंड बीच में आ जाने की वजह से 1 महीना वापस आ गए, 1 महीना और 5 महीने फिर अलग अलग साल में आ गए। ठीक हो गया यहाँ तक? देन 2010 में ही रहे और अपना टेबल देखें डिटेल ऑफ पेमेंट्स वाला। डिटेल ऑफ पेमेंट्स वाले टेबल में फर्स्ट एक्सपेंडिचर देखें जो स्पेसिफिक फंड्स में से हुआ, वो भी 1 दिसंबर को ही हुआ। तो 1 दिसंबर पे 10 मिलियन आया और 1 दिसंबर वाले दिन ही 6.2 मिलियन चला गया। रिमेनिंग सरप्लस फंड सिर्फ बचे 3.8 मिलियन। उस पे यकीनन जरा टेबल में आगे देखें, उस पे मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट होनी चाहिए 2 महीनों की।
दिसंबर और जनवरी कैलकुलेट होनी चाहिए 2 महीनों की, दिसंबर और जनवरी, लेकिन क्योंकि ईयर एंड आ रहा है 31 दिसंबर पे, तो एक महीना 2010 में आ जाएगा और एक महीना 2011 में। बनती कितने महीनों की है, लेकिन ब्रेक क्यों हो रही है, ईयर एंड आ जाने की वजह से दिसंबर 2010 में और जनवरी 2011 में आ गया। ठीक हो गया यहाँ तक। वापिस आ जाए 2010 में। अभी 2010 में फिर स्पेसिफिक लोन के साथ साथ जर्नल लोन में से भी एक्सपेंडिचर हुए हैं। अपना टेबल देखें, 3.2 मिलियन, 44 लाख एंड 23 लाख। ये जो पेमेंट्स हैं, ये पेमेंट्स हुई हैं जर्नल बोरिंग से ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2010। सही कह रहा हूँ। तो फिर जर्नल बोरिंग्स में एक्सपेंडिचर्स पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। उसका तरीका ये होता है कि अपने एक्सपेंडिचर की डेट से ऑनवर्ड आगे चलना है और आपने सीज डेट पे जाके रुकना है अनलेस बीच में ईयर एंड्स आ जाए या कोई सस्पेंशन आ जाए। रिपीट करेंगे सेंटेंस फाइनली मैंने क्या बोला। एक्सपेंडिचर की डेट से सीज डेट तक जाना है अनलेस बीच में ईयर एंड या सस्पेंशन पीरियड आ जाए। तो असल में बेटा जिस जगह पे आप फंसे ना उस जगह पे ही मैं जाना चाह रहा हूँ। ऐसा 32 लाख पे असल में इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है 1 मार्च से लेके असल में 1 मार्च से लेके सीज डेट बोले के है, सीज डेट अगले साल 11 है। तो 1 मार्च से लेके नेक्स्ट ईयर कौन सी डेट है, 1 दिसंबर आई थिंक डेट। 31 से तो बता दो नहीं, क्वेश्चन आपके सामने बताते नहीं है। 1 मार्च से लेके सीज डेट क्या है, एसेट कब कंप्लीट हुआ है, तो 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर नेक्स्ट ईयर तक का इंटरेस्ट इस पे आना। लेकिन बीच में एक तो ईयर एंड आ रहा और उसके बाद फिर सस्पेंशन आ रही, लेकिन नेक्स्ट ईयर में आ रही, नेक्स्ट ईयर में आ रही है, करंट ईयर में आ रही है। तो अब हम करंट ईयर के एंड पे इसलिए रुके हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर एंड आ रहा है 2010 के एंगल से, फिर हमें मार्च से लेके दिसंबर तक 10 महीनों की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन होनी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फिर नेक्स्ट ईयर में नहीं होनी, इसी 32 लाख पे नेक्स्ट ईयर की वर्किंग में होनी। ये जो पॉइंट है ना, ये अभी तक हमारे किसी सवाल में नहीं आया था, तो ये क्वेश्चन को कर देने का मकसद ये वाला पॉइंट था। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे, ये जो दोबारा क्वेश्चन नंबर 8 में जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ढूंढेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में जरा डिटेल ऑफ पेमेंट्स वाला टेबल देखना सामने। एक मिनट बताओ।
ये 30 क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं आप, उसमें भी हम 2 सालों की वर्किंग कर रहे थे। सही तरह देखिए, ये बात करने लगा मैं। 2010 की भी वर्किंग है और 2011 की, लेकिन बड़ा उसमें और इसमें फर्क ये है कि जनरल बोरिंग से जो एक्सपेंडिचर हुए हैं वो 2010 में थे ही नहीं। अपनी जरा स्पेसिफिक और जनरल बोरिंग की वर्किंग चेक करें जरा 2010-11 की। 2010 में बल्कि अपने एक्सटेंडेंस लिखा हुआ अपने रजिस्टर में देखा, स्पेसिफिक लोन की वर्किंग के नीचे आपने 2010 के एंड पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एज नो एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन। तो यहाँ भी 2 साल तो इन्वॉल्व थे, लेकिन जनरल बोरिंग से खर्चा सिर्फ दूसरे ही साल में था। लेकिन जो इस वक्त हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें जनरल बोरिंग से जो एक्सपेंडिचर है वो 2010 में भी है और 11 भी है। तो असल में आइडियली एक्सपेंडिचर की डेट से सीज डेट तक जाना होता है, लेकिन बीच में अब जो ईयर एंड आ रहा है उसकी वजह से हमें जरा रुकना पड़ रहा है और हमें थोड़ा सा जरा नई चीज लग रही है। 32 लाख पे 1 मार्च से लेके वापस आने बेटा 31 मार्च से लेके 31 दिसंबर 2011 तक का इंटरेस्ट। सही कह रहा? बाकी उसमें बीच में फिर सस्पेंशन वगैरह है, वो मैं अभी सेग्रीगेट करता हूँ आपके लिए। देन फिर 44 लाख पे जरा आप जरा बोल देंगे कहाँ से कहाँ तक डेट्स 30 जून से लेके 31 दिसंबर तक। उसके अगला जो है 16 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक। और एक बोल लेते हैं, नहीं 1 दिसंबर से लेके नहीं है। 1 दिसंबर से लेके क्यों नहीं है? पेमेंट ही नहीं है जर्नल में। जर्नल में अगला खर्चा किस दिन है? तो जो 31 जनवरी है इसका ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट ईयर में ही है। तो ये जो पहली 3 पेमेंट्स हैं इनका जो इंटरेस्ट है ये डिस्ट्रीब्यूट होना है 2010 में और फिर 2011 में। तो पहले 10 के एंगल से इनके मंथ्स अकाउंट कर लेते हैं, उसमें क्योंकि सस्पेंशन भी शायद नहीं है। 1 मार्च से दिसंबर तक 10 महीने बनेंगे, गिननी है सबने। जून 30 से लेके 6 मंथ्स बनेंगे। 30 सितंबर 16 सितंबर है तो आधा सितंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3.5 मंथ्स ये बनते हैं। ठीक हो गया? आगे के चलें तो 11 में आ जाए जरा, बाकी फिर मैं इनकी बात दोबारा करता हूँ। 11 के एंगल से अगर देखेंगे तो ऑनवर्ड्स एक्सपेंडिचर्स में मेरा ख्याल 1 महीना सस्पेंशन आता है शायद। असल में आप एक मिनट से आप जहाँ फंसे हैं वो ये है कि आपको होगी 99 लाख। तो एक सेकंड, ये 99 लाख में बताता हूँ ये कैसे आ गया, क्या अगर इस तरह जरूरी था 99 लाख लिखना या अदरवाइज भी हो सकता है। इसको एक सेकंड इग्नोर कर दें। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट्स है 17 लाख अपना टेबल देखें। 17 लाख के 10 मंथ्स, और 10 मंथ्स यहाँ इसलिए काउंट हुए हैं क्योंकि 1 महीना सस्पेंशन है। 7 मंथ्स 6 मंथ्स तो फर्दर अमाउंट्स में तो नहीं इशू। तो इस 99 लाख पे आ जाएगा। असल में ये जो 99 लाख है इसके अंदर 3 अमाउंट्स हैं। 32 लाख, इस समय पिछली अमाउंट्स आ रही हैं 44 लाख एंड 23 लाख। तो इन अमाउंट्स पे नेक्स्ट ईयर मींस 2011 में भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है जब तक सीज डेट ना आ जाए। लेकिन क्योंकि ये तीनों अमाउंट्स की इस 11 के एंगल से 11 मंथ्स की बोरिंग कॉस्ट आनी है। अब 11 मंथ्स बीच में कहां से हैं? बनते तो 12 महीने हैं 2011 में 31 दिसंबर तक, लेकिन बीच में एक सस्पेंशन है। तो आप डेफिनेटली 19 लाख पे इकट्ठी वर्किंग करने की बजाय 32 लाख 44 लाख और 23 लाख पे मल्टीप्लाई बाय 14% इंटू 11 बाय 12 3 दफा अलग अलग वर्किंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये वर्किंग करनी क्यों है, मेरे ख्याल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 32 लाख पे दोबारा टेबल काटिए एक नजर, अपना टेबल। 32 लाख पे कब से कब तक का इंटरेस्ट आना था? कब से कब तक का आना था? 1 मार्च से 31 दिसंबर। 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2010 तक का इंटरेस्ट 10 में आ गया, और बाकी नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो नेक्स्ट ईयर में आना था। और 12 मंथ्स की बजाय 11 मंथ्स का इसलिए आना था क्योंकि 1 महीना सस्पेंशन रही। तो पिछले 3 एक्सपेंडिचर्स पे अगले साल का 11 मंथ्स का इंटरेस्ट भी आना है। चॉइस अब आपकी है, अलग अलग फिगर्स पे वर्किंग करना है या तीनों को इकट्ठा करके क्यों कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का इंटरेस्ट रेट भी 14% है और उनका टाइम पीरियड भी 11/12 है। तो अलग कर लें या कंबाइन कर लें, शायद बात एक ही है। आया क्यों है ये क्लियर हो गया है। असल में आज फाइनल एक्सटेंडेड शायद बोल ही लेते हैं। अगर जनरल बोरिंग्स है तो टाइम पीरियड कैसे गिनना है, डेट ऑफ एक्सपेंडिचर से लेके सीज डेट तक जाना है। बीच में सस्पेंशन और ईयर एंड्स अगर आ रहे हो तो उनके अकॉर्डिंगली कंसिडर
अब बात प्लीज क्लियर होगी जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? थैंक कैंडी आ जाए जरा, जो कल डिस्कशन स्टार्ट की थी मेरे ख्याल पहले उसकी बात करते हैं, फिर क्लास के एंड में देखता हूँ तो फर्दर को क्वेश्चन, बल्कि अब टेस्ट की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले जरा पेज नंबर 233 पे इकट्ठे हो। जी वजीर साहब कैपिटलाइजेशन इसकी हरगिज नहीं करेंगे, लेकिन इस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट इनकर हुआ है उस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। ये अमाउंट तो लोन रीपेमेंट है, लेकिन इस अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक लोन का जो इंटरेस्ट है बस वो कैपिटलाइज होगा। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 10 में हुआ, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 में हुआ, कैंडी देखें जरा क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 10 में, तो ये अमाउंट एक्सपेंडिचर्स में तो नहीं आएगी, लेकिन इस अमाउंट का इनडायरेक्टली जो इंटरेस्ट है तो वो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है, देयरफॉर इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। जी सर जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैंडी पेज नंबर 233 के एंड पे एक क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया था एग्जांपल, इसको जरा एक नजर रिवाइज करना, एक छोटी सी वर्किंग भी हुई थी, वहीं से कैंडी आगे स्टार्ट करता हूँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ है मेरे। जी जरा एक नजर रिवाइज कर लीजिएगा, व्हाट वाज द स्टोरी इन दिस क्वेश्चन। एक रिवाइज बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड इशू हुआ था 2003 में। रिवाइज रिवाइज सर, खामोशी खामोशी, कंप्लीट साइलेंस। तो स्टैंडर्ड ने क्या रिक्वायर किया था कि बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट होने की बजाय कैपिटलाइज होनी है। स्टैंडर्ड में ट्रांजिशनल प्रोविजंस थी, ट्रांजिशनल प्रोविजंस में क्या लिखा हुआ था कि चाहे तो क्या कर लें या क्या कर लें, चाहे तो प्रोस्पेक्टिवली कर लें चाहे रेस्पेक्टिवली। हमारी कंपनी ने क्या अडॉप्ट किया था, रेट्रोस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है, पिछले रेलिवेंट ईयर्स में करेक्शन करें, पिछले रेलिवेंट ईयर्स में करेक्शन करें, ये डिसाइड हुआ था। फिर नेक्स्ट ये बताया हुआ था कि एसेट अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे अवेलेबल फॉर यूज ना होने की सिग्निफिकेंस क्या थी, डेप्रिसिएशन अभी स्टार्ट नहीं थी। देन फिर हमें पिछले 3 सालों का डाटा दिया हुआ था, बल्कि सॉरी पिछले 2 करंट ईयर 3 था एंड 1 एंड 2 का भी डाटा था, तो रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्टमेंट थे। तो हमारी बेसिक एंट्री स्टोरी सारी में है, एसेट ने डेबिट होना और एक्सपेंस ने क्रेडिट होना। एक्सपेंस ने प्रॉफिट एंड लॉस निकल के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट में ऐड होना, एक्सपेंस क्रेडिट और एसेट डेबिट होना। देन हमने एक छोटी सी वर्किंग की थी रिक्वायरमेंट ए में, एक नजर इसको देख लें, वहीं से फिर आगे शुरू करते हैं। कोई आपकी जरा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? जी जैन बेटा, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर आप साथ साथ चल रहे हैं तो इंशाल्लाह ये सारे मसले हल हो जाएंगे। इस वक्त जो आप कर रहे हैं वो साथ साथ आप चलें, इंशाल्लाह कैसे कैसे क्या होगा इंशाल्लाह वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। जी सर, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ चेंज? इंटरेस्ट ने डिक्रीज होना, एक्सपेंस ने डिक्रीज होना, प्रॉफिट ने देयरफॉर इंक्रीज होना। रिक्वायरमेंट 2 पढ़ें। अब स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट्स आपने बनाने फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। वर्किंग शुरू करें, एक करने वर्किंग को ब्रेक करते हैं। कंप्लीट साइलेंस काइंडली। जब भी कोई कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे आप, कंप्रिहेंसिव इनकम, फाइनेंशियल पोजीशन, तो बिजनेस नेम ढूंढना है सबसे पहले। मेरा ख्याल अवेलेबल नहीं है, अगर हो तो कंपनी नेम लिखेंगे।
इस तरह की छोटी छोटी चीजें हम हमेशा ध्यान में रखनी है। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, statement of comprehensive income expects for the year ended 31st December 2003। वंस अगेन जितनी बातें हो रही हैं होंगी, ये सब सीक्वेंस में सुनना, जहन में रखना इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस में अगर एग्जामिनर ना भी कहे, लिख लिया तो इवन देन आपने एक साल कंपैरेटिव जरूर बनाना है। ये सेंटेंस मेरे से आपने पहले कभी सुना? यस सर। चेंजेस इन इक्विटी ध्यान में लाएं। क्वेश्चन नंबर 1 उसका ढूंढने जल्दी जाए पीछे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के क्वेश्चंस में भी मैंने सेंटेंस एक बोला था आपके साथ, इवन इफ देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ कंपैरेटिव फिगर्स। पेज नंबर 68 के स्टार्ट में सेकंड पैराग्राफ पढ़ें, पेज नंबर 68 के स्टार्ट में जाके दूसरी लाइन, नोट के नीचे एक लाइन लिखी हुई। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के सवालों में अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कंपैरेटिव फिगर्स कवर्ड नहीं भी है, तो इवन देन आपने कंपैरेटिव मींस पिछला साल डिस्क्लोज करना है। सिमिलरली अगर आईए सेट का कोई क्वेश्चन है इसमें कोई पॉलिसी चेंज या एरर है, तो आपने अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वापस आ जाए पेज नंबर 234, क्या पिछले सालों की इंफॉर्मेशन है? यस सर। तो एक साल कंपैरेटिव साथ जरूर बनाना है, इवन देन, इवन दो के क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना भी बताया, याद रहेगा? yes, तो करंट ईयर कौन सा है? 2003। और लास्ट ईयर कौन सा है? 2002। क्या 2002 की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? yes, हाँ, ये लिखे। देन इससे पहले जब मैं ये स्टेटमेंट में बनाऊं, सही तरह अपने जहन में ये रिक्वायरमेंट एक आंसर देखना। असल में इश्यू सिर्फ ये सवाल को करते हुए कि हमने इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल के कैपिटलाइज करना है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जरा जहन में लाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है? अगर बेटा हमारे पास पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होती तो स्टार्ट कहां से होती है? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, फिर एक फाइनेंशियल चार्जेस का हेड होता है, उसमें इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस होते हैं। तो अगर हमारे पास पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होती तो हम दोबारा रीड्राफ्ट करते पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और एग्जैक्टली फाइनेंशियल चार्जेस पे रुकते, और फाइनेंशियल चार्जेस में से रिस्पेक्टिव ईयर्स 2003 का इंटरेस्ट है, 2002 का इंटरेस्ट है, वो माइनस करके रिवाइज फाइनेंशियल चार्जेस की फिगर लिखते हैं और उसकी बेस पे ऑब्वियसली रिवाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और फिर वो रिवाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाता, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में जाता। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में कितने कॉलम होते हैं? 5, 6, 7, एक आधा, इस तरह कुछ नहीं होते हैं। जितने आपके क्वेश्चन में इक्विटी के हेड्स होते हैं उतने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कॉलम होते हैं। इक्विटी के चंद हेड्स जहन में लाने शुरू करें, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स पे रुक जाएं, आगे चलेंगे, वापस आ जाए रिटेन्ड अर्निंग्स में, वापस आ जाए रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम थोड़ा सा जहन में लाएं, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रॉफिट पे बस रुक जाएं, प्रॉफिट फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट होकर वहां जाएगा, ऑब्वियसली डिविडेंड्स होंगे, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस हो सकता है, ट्रांसफर टू रिजर्व हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन काइंडली ये सीक्वेंस आप ध्यान में रखें। प्रॉफिट जब आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड होकर क्लोजिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। अगर हमारा पूरी स्टेटमेंट होती तो जहां जहां करेक्शंस होनी है वहां हम करते और अकॉर्डिंगली रिवाइज्ड प्रॉफिट चेंजेस इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता। लेकिन आप अगर अपना क्वेश्चन देखें ना, तो क्वेश्चन का डाटा जरा देखें, अपने सामने रखा हुआ पेज नंबर 234 में हमें ऊपर देखें, हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का डाटा कहां से दिया हुआ है?
हमें सेल कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं बताई, प्रॉफिट से ही गिवन, बस प्रॉफिट ही शायद गिवन। तो अगर पूरी इंफॉर्मेशन होती तो हम एग्जैक्टली उस हेड में चेंज करते जिसमें चेंज आना है, लेकिन अगर वो हेड अवेलेबल नहीं है तो अब मजबूरन हम वहां एडजस्टमेंट करेंगे जहां की जा सकती है। तो अब हम कहाँ ही बस एडजस्टमेंट कर सकेंगे। प्रॉफिट को जरा देखें, 2003 का प्रॉफिट क्या है, 2003 का प्रॉफिट क्या है 455, 2002 का क्या है 380। अकाउंटेंट बन के सोचें क्या इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेस हो गया होगा? 2003 और 2002 की फिगर्स ढूंढें, इंटरेस्ट की फिगर्स ऊपर टेबल में भी हैं, आपके बुक के रजिस्टर में भी हैं। क्या 9000 का इंटरेस्ट 450,000 में पहले लेस हुआ होगा? क्या 17,000 का इंटरेस्ट 2002 में 380 में से माइनस हुआ होगा? और माइनस होने से देखो प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो हमारे पास अब क्योंकि फाइनेंशियल चार्जेस का हेड एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, मुझे एक स्टेप जरा कर लेने दीजिएगा। मेरी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है। तो मुझे एक एडजस्टमेंट कर लेने दीजिएगा, जैसी लाइट आएगी तो उसको समझ के बाद में आप नोट करिए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी नियत ही पढ़ाई की, रब ने करम किया। लग रहा था बड़ा लेट आएगी लाइट, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपेक्टेशंस जल्दी आ गई। करेंगे क्या, आए बिस्मिल्लाह पढ़ें, सवाल में से प्रॉफिट देखें। प्लीज इसे साथ साथ देख के ना लिखा करें, बात जब समझ आ जाए तो लिखना भी इजी है, और समझ आ जाए तो अगला सवाल खुद भी हो सकता है। तो बिल्कुल रिलैक्स। वाई आई एम, मेरे चंद सवाल दोबारा रिपीट होंगे ताकि आपके जहन में सही क्वेश्चन राइज होकर खत्म हो जाए। मैं प्रॉफिट से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं। आईडी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कहाँ से शुरू होनी चाहिए, सेल से, और पूरी रिवाइज होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारी लिमिटेशन है, नहीं इंफॉर्मेशन है, तो मैंने कहां से शुरू किया, प्रॉफिट फॉर द पीरियड से। 2002 की प्रॉफिट की फिगर क्या है, 380 में से कितना इंटरेस्ट ऑलरेडी लेस हो गया होगा? डेफिनेटली 2002 का प्रॉफिट है, तो 2002 का इंटरेस्ट एक्सपेंस 17,000 लेस हुआ, लेस होने से ये प्रॉफिट कम हो गया। अब हमने करना क्या है, नहीं मतलब ऐड क्यों करना है, हमने अब ये इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस से निकालना है। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस से निकालेंगे तो मींस एक्सपेंसेस कम होंगे, और इसे निकाल के फिर एसेट में लेके जाना। एक्सपेंसेस कम होने से आपने अपने पास वर्किंग को भी लिखा हुआ है, सही तरह आराम से देखो, आराम से। इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ना है, तो प्लस 17,000 क्यों कर रहा हूँ, क्या ये हमेशा प्लस ही होगा? प्रॉफिट कम हो रहा होगा तो माइनस हो जाएगा, बढ़ रहा होगा तो प्लस हो जाएगा। व्हाट शुड बी द फिगर इन 2007 2002? 3,97,000। 2002 की फिगर मैंने 2002 में लिखी है, मत लिखें इस तरह, बात पूरी होने दो। 2003 में आएगा, 2003 का गिवन प्रॉफिट क्या है? इन फिगर्स को रिवाइज करने का तरीका ये होता है कि आप पहले गिवन फिगर ढूंढेंगे, गिवन फिगर्स ढूंढ रहा हूं मैं, और देन सिंपली अपनी एडजस्टमेंट्स कर रहा हूं। 2003 में कितने रुपए से एडजस्टमेंट होनी है, और वंस अगेन इंटरेस्ट एक्सपेंस ने रिड्यूस होके प्रॉफिट बढ़ना है। रिवाइज फिगर आपके पास आएगी 4,64,000। यहाँ तक ठीक है, लेकिन असल बात अभी शुरू होने लगी है। हम इस वक्त किस साल में हैं, कंसंट्रेट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस वक्त हम 2003 में हैं। मैंने 2003 में फिगर्स लिखते हुए क्या किया आपके सामने, 2003 की करेक्शन 2003 में की है, और 2002 की करेक्शन 2002 मींस 2003 के कंपैरेटिव ईयर में की। हम इस वक्त 2002 में नहीं है। अगर 2003 आपकी जिंदगी में आ गया हो, ये पड़ी फ्रेंड की क्या बंद करेंगे, ये तो है ही पड़ी। अगर आपकी जिंदगी में अगर आपकी जिंदगी में 2003 आ गया हो, तो क्या आप जिंदगी में वापस 2002 में जा सकते हैं?
जाना भी नहीं है, जा भी नहीं सकते। अगर हम 2022 में भागे तो 2021 में जा सकते हैं, 2020 में जा सकते हैं। असल में हो ये रहा है कि हम 2003 में ही हैं, लेकिन 2003 में करेक्शन ऐसे हो रही है कि पिछले साल भी एडजस्ट हो रहे हैं। 2002 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 2001 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन अदर वर्ड्स 2003 से पिछले जितने साल होंगे उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना के शेयर होल्डर्स को भिजवा चुके होंगे। क्या पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट 380,000 बताया होगा? हिम्मत हिम्मत हिम्मत। ये अब पॉसिबल नहीं है कि शेयर होल्डर्स को कॉल करें, ईमेल करें, अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वापस भेजें और हम नहीं भेजेंगे, इस तरह नहीं हो रहा। पिछले साल में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चली गई हैं वो चली गई हैं। अगर हमने पिछले साल में कोई करेक्शन करनी है रेट्रोस्पेक्टिव, तो उसका तरीका ये होता है कि आप जिस साल में हैं उस साल की करेक्शन उस साल में 2003 में करना, और अगर कोई पिछले सालों की करेक्शन है तो कंपैरेटिव ईयर्स में एडजस्टमेंट है। क्या मैंने 2003 में ही खड़े होके 2003 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही 2002 की फिगर ठीक की है? क्या मैंने 2003 में ही खड़े होके 2003 की करेक्शन के साथ साथ 2003 के कंपैरेटिव मीन 2002 में भी करेक्शन की है? क्या 2002 में मैं चला गया हूं या 2003 में ही खड़े होके 2003 के कंपैरेटिव में एडजस्टमेंट कर रहा हूं? 2003 के कंपैरेटिव मीन 2002 में एडजस्टमेंट कर रहा हूं। कंपैरेटिव ये किसे कहते हैं? तो पिछले साल हमारा 2002। फुल कंसंट्रेशन मेरी बात तो सुनिएगा, खाली कुछ और। अब एक सेकंड आप जरा शेयर होल्डर्स बने। अगर आप लास्ट ईयर भी शेयर होल्डर थे तो आपके पास जो लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होगी, उसमें आपको प्रॉफिट बताया गया होगा 3,80,000। सही कह रहा हूं? जब 2003 की ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास पहुंचेंगी तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2002 के नीचे प्रॉफिट क्या लिखा हुआ है? 3,97,000। ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2002 में क्या लिखा होगा? और अब इन रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब हम कंपैरेटिव लिख रहे हैं तो 3,97,000 प्रॉफिट आ रहा होगा। एज अ शेयर होल्डर आपका कंफ्यूज और परेशान होना बनता है। हमें तो पता है क्या हुआ है, हमें पता है क्या हुआ है, पॉलिसी चेंज हुई है और हम ये पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर रहे हैं। लेकिन आप शेयर होल्डर्स को, हम अकाउंटेंट्स ने शेयर होल्डर्स को फिर ये बताना होता है कि हमने पिछले साल की फिगर्स में चेंज क्यों किया है, और हमें पता है चेंज क्यों किया है, पॉलिसी बदली है। लेकिन पहला काम ये करना होता है कि जिस ईयर में आप पॉलिसी होंगे उस ईयर में जो कंपैरेटिव फिगर्स में आपकी चेंजेस होंगी, उसकी वजह से जो फिगर्स चेंज आ जाएंगी, उन चेंज फिगर्स की हेडिंग के तौर पे 2002 मींस कंपैरेटिव ईयर के ऊपर रीस्टेटेड वर्ड लिखने होते हैं। किस साल में क्या कर रहे हो तो किस साल के ऊपर रीस्टेटेड लिखना होता है। करंट ईयर में अगर कंपैरेटिव ईयर में पॉलिसी चेंज की वजह से आपको चेंज कर रहे हैं तो कंपैरेटिव ईयर के ऊपर एक रीस्टेटेड वर्ड आता है। लेकिन डेफिनेटली सिर्फ रीस्टेटेड लिख देना सफिशिएंट नहीं होगा। फिर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला पेज जहन में लाएं, IAS 16 जहन में लाएं, स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जहन में लाएं, रिवैल्यूएशन के डिस्क्लोजर जहन में लाएं। जहां नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट IAS 16 के बनते थे, वहां हम दोबारा जाएंगे IAS 8 के डिस्क्लोजर्स बनाने के लिए, और फिर शेयर होल्डर्स को ये भी बताएंगे कि ये फिगर्स रीस्टेट क्यों हुई हैं, क्या स्टैंडर्ड बदला था या कोई वॉलंटरी पॉलिसी चेंज है। क्योंकि पॉलिसी चेंज किन दो सिचुएशंस में हो सकती है, तो सिर्फ रीस्टेटेड लिख देना सफिशिएंट नहीं है। रीस्टेटेड इसलिए लिख देंगे ताकि उन्हें पता चल जाए कि यहाँ की रीस्टेटमेंट हुई है, और फिर नोट्स में जाके एक्सप्लेन भी करेंगे कि वो रीस्टेटमेंट पॉलिसी बदलने की वजह से है, स्टैंडर्ड की वजह से, या कोई हमने वॉलंटरी चेंज की है। तो इंशाल्लाह बाद में नोट्स बनाना भी सीखेंगे। आई होप कि मेरी कुछ बात समझ आ गई है। हम किस साल में खड़े हैं, और 2003 में ही कंपैरेटिव ईयर्स एडजस्ट कर देंगे ताकि पिछले सालों में इफेक्ट्स नजर आ जाए। बस यहाँ तक लिख लें, फिर मेरा ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आगे शुरू करें। नोट करके उठिएगा, लिख लें।
ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज साथ में। जो लोग नोट कर लें, इंशाल्लाह मिलते हैं 4:15 तक। ये ठीक है बेटा, स्टूडेंट्स नोट कर लिया आप? नमाज की ब्रेक कर लें इंशाल्लाह, नमाज पढ़।
चलें स्टार्ट करेंगे। देख रहे हैं फिगर्स, यहाँ स्टूडेंट्स आ गए नहीं? चलें सर, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन, बस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ये प्रॉफिट ही आ रहा है, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन नहीं थी। बस इसके नीचे लाइन लगा दें, ये फाइनल प्रॉफिट है। रीस्टेटेड वर्ड लिखने की समझ आ गई? सी रिक्वायरमेंट है, रिकॉर्डिंग बना। कंपनी नेम में बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, अगर हो क्वेश्चन में तो लिखना। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, extracts for the year ended 31st December 2003. इन्फॉर्मेशन अगर अवेलेबल हो तो हर कंपोनेंट में एक साल कंपैरेटिव इंटरेस्ट में बनना है। हेडिंग लिख के 1 सेकेंड रुक जाइए। साथ साथ कुछ पिछली बातें इसी बीच में कर रहा हूँ कि रिवाइज हो जाए। चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं, इसमें कुछ कॉलम्स होते हैं। जितने कंपोनेंट्स होंगे इक्विटी के आपके क्वेश्चन में, इतने आप कॉलम बनाएंगे। तो पेज नंबर 234 पे जो डाटा दिया है, इक्विटी के हेड ज़हन में रख के जरा बताएं कितने कॉलम बनेंगे। ऐसे तो शेयर कैपिटल, प्रीमियम सब कुछ होता है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स की इंफॉर्मेशन है। तो अगर एक ही कॉलम होगा तो फिर टोटल बनाने की जरूरत क्यों नहीं होगी, वही टोटल भी होगा। इसलिए शायद क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमसे एक्सट्रैक्ट्स ही मांगे, वरना सिर्फ एक ही कॉलम नहीं होता, बाकी कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो बस एक ही कॉलम है रिटेन्ड अर्निंग्स, और उसी को कॉलम फॉर्म में बनाना। बैठे सर, प्लीज हैव अ सीट सर। टोटल का कॉलम कब बनाते हैं? जब कम से कम एक से ज्यादा मीन्स 2 या 2 से ज्यादा कॉलम हो। 2 भी हो तो टोटल बनेगा, अनलेस एग्जामिनर कोई क्वेश्चन में क्या देता है, आ जाता है याद करता हूँ फिर टोटल रहने दे, वरना या कंपैरेटिव रहने दे, वरना कंपैरेटिव भी होना चाहिए और टोटल भी होना चाहिए। लेकिन अगर एक ही कॉलम में तो इसी में फिगर जाएंगे, वही टोटल भी। वंस अगेन पॉइंट करनी, रुक के पहले चंद गुजारिशात सुने। हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2003, लेकिन कंपैरेटिव ईयर से स्टार्ट करना। चेंजेस इन इक्विटी में पहले कंपैरेटिव फिर कर दिया, तो कंपैरेटिव ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट डेट के साथ बोला। बैलेंस एज 1 जनवरी 3 अगर मैं लिखूंगा वो तो करंट ईयर का ओपनिंग होगा। कंपैरेटिव ईयर 2002 का ओपनिंग 1 जनवरी 2002 लिखें। जी एक मिनट, अब डाटा कैंडी ढूंढे और 1 जनवरी 2002 का रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस बताएं। कल एक डेट भी लिखी थी, ढूंढने जरा चीजें। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स ढूंढ रहे हैं, कंपैरेटिव ईयर ऑफ 2002 की 120 ढूंढना है। नजर आता है सर? लिखें। लेकिन अब 120,000 लिख के 1 मिनट रुके जरा। ये किस साल का क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस है? 31 दिसंबर 2001 का क्लोजिंग है, जो 2002 में ओपनिंग कर रहा है। हमारी असल में अपनी जरा फर्स्ट रिक्वायरमेंट का आंसर देखें, अपने रजिस्टर में फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो सॉल्व की है। हमारे इस क्वेश्चन में 3 अफेक्टेड ईयर्स हैं, 3 अफेक्टेड ईयर्स हैं। 2003 की करेक्शन हम 2003 की प्रॉफिट की फिगर में कर चुके हैं,
जरा देखे रिवाइज करें फिगर्स। 9000 की करेक्शन 2003 में हो गई है, 17,000 की करेक्शन 2002 में हो गई है, 1 की करेक्शन अभी नहीं हुई। रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि पिछले सालों को ठीक करना है, और रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट मींस जिस साल से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है उस साल रिस्पेक्टिव ईयर में की जाए। तो 3 की करेक्शन 3 में, 2 की करेक्शन 2 में, और 1 की करेक्शन 1 के प्रॉफिट में होनी चाहिए। अगर 1 का प्रॉफिट होता था, जिस तरह 2002 का प्रॉफिट गिवन है 380,000, उस तरह आपके पास 2001 का प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक सेकंड बोर्ड पर देखें, ये जो 1,20,000 की फिगर है, ये 31 दिसंबर 2001 का क्लोजिंग 1 जनवरी 2002 पे ओपनिंग बना हुआ है। तब इस 120,000 को अगर गौर से एक अकाउंटेंट बनकर देखा जाए तो क्या इसमें 2001 तक के प्रॉफिट शामिल है? 2001 का प्रॉफिट शामिल है, 2001 तक के प्रॉफिट शामिल है। ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है 2001 का। क्या बिजनेस जब से शुरू हुआ होगा, जब से शुरू हुआ होगा वहां से लेके 2001 तक के प्रॉफिट्स इस 1,20,000 की फिगर में आ रहे होंगे। एक सेकंड अपने क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में एक 5 लाख ढूंढने जरा क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ 2002। अगर इस 5 लाख को देखा जाए तो क्या इसमें 2002 तक के प्रॉफिट्स आ रहे हैं, कब से लेके जब से बिजनेस शुरू होगा। और इसी तरह अगर 955,000 को गौर से देखा जाए तो इसमें कब से कब तक के प्रॉफिट्स आ रहे होंगे, बिजनेस शुरू होने से लेके 2003 तक के प्रॉफिट्स आ रहे हैं। अब दोबारा जरा 120,000 देखें, ये 2001 का क्लोजिंग है, इट मींस इसमें 2001 तक के प्रॉफिट्स आ रहे होंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल हमें 2001 या उससे पहले वाली भी कोई एडजस्टमेंट करनी होती तो क्या इस 1,20,000 में वो प्रॉफिट्स हैं जिनमें एडजस्टमेंट हो सकती है? तो 2003 की एडजस्टमेंट हमने प्रॉफिट में कर दी, 3 के 2002 की एडजस्टमेंट 2002 के प्रॉफिट में कर दी। इसी तरह अगर 2001 का प्रॉफिट होता तो उसमें कर देते, लेकिन अगर वो नहीं है तो वो फिर कहाँ अवेलेबल है हमारे पास इस वक्त? 1,20,000 में अवेलेबल होगा। अगर 2000 की कोई एडजस्टमेंट होती, 2000 ईयर की, 1999 की, 1998 की, कब से लेके कब तक की अगर कोई एडजस्टमेंट होती तो हम इसमें कर सकते थे। स्टार्ट ऑफ द बिजनेस से लेके 2001 तक के प्रॉफिट्स में अगर कोई एडजस्टमेंट है तो हम फिर ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स के इस बैलेंस में कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन महाराज, सिर्फ कौन से साल की एडजस्टमेंट इसमें होनी है? 2001 की, 2 की या 3 की? इसमें 1 की होनी है, 2 या 3? 3 की कहाँ हो चुकी है प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट फॉर 2003 में, 2002 की, 2002 के प्रॉफिट में। 1 की जब एडजस्टमेंट रह गई थी वो फिर कहाँ हो सकती है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द कंपैरेटिव ईयर में। कंपैरेटिव ईयर हमारा कौन सा है? 2002, उसका ओपनिंग मींस 1 जनवरी 2002 which is the closing balance of 31 दिसंबर ऑफ 2001। सही हजम होगी मेरी बात? तो तरीका बेटा इसका ये है, बोर्ड पे देखें, पहले आप ओपनिंग बैलेंस एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद फिर एक लाइन आपकी आया करेगी अगर पिछले साल में करेक्शन है, इफेक्ट ऑफ, पहले सुनना अपने, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी। रिक्वायरमेंट एक आंसर में आप रजिस्टर में, रिक्वायरमेंट एक आंसर है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी इन 2001? 15,000 से प्रॉफिट बढ़ना है कम होना है? पॉजिटिव फिगर लिखो या नेगेटिव? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ना इसलिए पॉजिटिव फिगर आ जाएगी। अगर हमारी एडजस्टमेंट से प्रॉफिट ने कम होना होता तो हम एक नेगेटिव फिगर लिख के एडजस्टमेंट कर देते हैं। अभी भी रुकना है, इनका प्लस करें, प्लस करें, माइनस करें, ऐड होना ना इसका प्रॉफिट में, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो 135 हो गया। ठहर जाए, ठहर जाए, इसके साथ एक सेंटेंस देखें मेरा, बैलेंस, बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2002 ही है, 2 ही है। अगर फॉर एग्जांपल पिछले सालों में बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट होने की बजाय कैपिटलाइज हो रही होती
तो क्या जहां 1,20,000 नजर आ रहा है वहां पहले ही 135 होता? नजर क्या आ रहा है? 120। होना अब क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू द चेंज इन पॉलिसी 135। ये भी ओपनिंग बैलेंस ही है, लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या है? वो ओरिजिनल ओपनिंग बैलेंस है और ये रीस्टेटेड ओपनिंग बैलेंस है। रीस्टेटेड वर्ड समझ आ गया है सर? तो ओपनिंग बैलेंस एज इट इज लिखें, उसमें चेंज इन पॉलिसी का इफेक्ट प्लस या माइनस करके प्रेजेंट कर दें और दोबारा सॉल्व करके जो फाइनल फिगर है उसके साथ फिर एक रीस्टेटेड वर्ड भी आएगा। अब ये डेफिनेटली आपके लिए है, प्लीज जरूर लिखें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट बात समझ आइए। अभी को मैंने माइनस नहीं सॉरी किया, ये मुझे खतरा इससे लगा। ये मैंने 2002 के बाद एक डैश सॉर्ट ऑफ लगा के रीस्टेटेड लिखा है। डैश की बजाय रहने दे, डैश डैश ही है। ज्यादा कर रहे हैं। किस फिगर की जगह कौन सी फिगर होती अगर पिछले सालों में क्या की बजाय क्या हो रहा होता? 120,000 की बजाय 135,000 होता अगर पिछले सालों में बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट की बजाय कैपिटलाइज हो रही होती। देन सर अब ये रीस्टेटेड प्रॉफिट है, रीस्टेटेड सॉरी ओपनिंग बैलेंस है। अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाए, 2002 का प्रॉफिट ढूंढना है। चेंजेस इन इक्विटी बन रही है, चेंजेस इन इक्विटी बन रही है। 1 जनवरी 2002 का स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। अब इसमें प्रॉफिट किस साल का ऐड होगा? कोई डिविडेंड्स है? होते नहीं है, नहीं होते तो डेफिनेटली एडजस्ट करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो क्या प्रॉफिट फॉर द ईयर 2002 का नजर आ रहा है? नजर आ रहा है सर। इस साल का प्रॉफिट पहले 2003 का ना लिखो, पहले कौन से साल का आएगा, फिर क्लोजिंग 2002 का आएगा, फिर 3 का प्रॉफिट आके गेम खत्म हो। तो किस साल का प्रॉफिट है? पेशेंस पेशेंस पेशेंस। कितनी फिगर नजर आ रही है? क्या ये रीस्टेटेड फिगर है या ओरिजिनल फिगर है? ये कुछ वर्ड्स के साथ कुछ जगहों पे शायद 4 टोटल जगह हो जाए वहां रीस्टेटेड वर्ड आता है। 4 में से 3 हो गई हैं। पहला रीस्टेटेड कहाँ बताया था? इनकम स्टेटमेंट में कंपैरेटिव। 2 कहाँ कहाँ हो गए? ओपनिंग बैलेंस रीस्टेट हुआ है, फिर रीस्टेटेड प्रॉफिट उठा है, ढूंढने प्रॉफिट रीस्टेटेड कितना हो गया? 397,000। देन उसके बाद यहाँ तक बैलेंस अब क्या आ जाएगा? डेट है पेशेंस, इसकी डेट लिखवाएं 31 दिसंबर 2002 की रिटेन्ड अर्निंग्स कैलकुलेटर पकड़ें। कैसे सॉल्व होगी फिगर? फिगर बोलनी कौन कौन सी लिखेंगे? 135 प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 532,000। मत इस तरह लिखें, पहले अपना सवाल में जाएं। आपके सवाल में भी 31 दिसंबर 2002 की रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर नजर आ रही है। ढूंढे 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 2002 की रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर ढूंढे कहीं। 5 लाख की बात हो रही है, वहां 5 लाख है, यहाँ 5 लाख 32,000 हो गया है। ये क्या हो रहा है? आप शेयर होल्डर होके परेशान हो जाएंगे। देयरफॉर एक और वर्ड क्या आया? रीस्टेटेड आया। क्या ये रीस्टेटेड फिगर है? ठहर जाएं, पूरा करवा दें। अब कौन सा साल शुरू हो गया है? ये किस साल का क्लोजिंग है? क्या यही 3 का ओपनिंग भी है? क्या दोबारा लिखो? टाइम वेस्टिंग है, यही क्लोजिंग एज इट इज ओपनिंग है। सिर्फ आगे क्या लिख दो? प्रॉफिट किस साल का? 2003 का प्रॉफिट भी तो रीस्टेट है। नो सर, नो सर, रुके रुके रुके, यहाँ ठंडे दिल से बात सुने। क्या हम 2003 में ही हैं?
ये 2003 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी शेयर होल्डर्स तक गई नहीं थी, ये ड्राफ्ट थी, ऊपर वर्ड कहीं होना। 2003 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही थी, पॉलिसी चेंज हो गई, शेयर होल्डर्स को भिजवाने से पहले ही हम ठीक कर रहे हैं। तो किस साल की फिगर्स अभी पहली दफा जानी है, तो इसके साथ फिर रीस्टेटेड लिखने की जरूरत नहीं है। 2003 की फिगर्स फर्स्ट टाइम आएंगी, फर्स्ट टाइम शेयर होल्डर्स के सामने जाएंगी, तो ये एज इट इज फिगर हाल कौन सी फिगर जाएगी ढूंढे, 464। तो व्हाई नो रीस्टेटेड है, क्योंकि 2003 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फर्स्ट टाइम इशू होनी है। कहाँ कहाँ रीस्टेटेड आया है, नहीं मतलब इस तरह ये नहीं, मतलब कहाँ कहाँ रीस्टेटेड आया, वहां वहां आया है जहां पिछले साल शेयर होल्डर्स को डिफरेंट फिगर्स जा चुकी हैं और उन फिगर्स की जगह हमको रिवाइज्ड फिगर्स भेजना चाह रहे हैं। ओके सर, फाइनल आ जाए, बैलेंस एज ऑन लिखे, आप कंप्लीट करें, डेट बोल दो आखिरी, और इसके साथ रीस्टेटेड क्यों ना लिखो, फर्स्ट टाइम क्लोजिंग डेट एंड अर्निंग जाएंगी 2003, तो 996 करें जी। कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है सर, लेकिन इंशाल्लाह आप ठीक ठाक एंजॉय करेंगे अगर साथ साथ कोशिश की आपने। सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आपस में लिंक्स आपको पता चलेंगे, पहले क्या बना, फिर क्या बना, अब क्या बनेगा, फिर क्या होगा, तो सिर्फ कंसल्टेशन रिकॉर्ड। जी बेटा, प्रॉफिट डेफिनेटली क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट फिगर्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग प्लस प्रॉफिट ऐड होता जा रहा है। अगर डिविडेंड बीच में होता है तो डिविडेंड माइनस होना था रिटेन्ड अर्निंग्स में। प्रॉफिट सेल्स ज्यादा होने की वजह, इनकम ज्यादा होने की वजह से होता है, इनकम ज्यादा होने की वजह से देयरफॉर प्रॉफिट क्रेडिट फिगर होती है। ठीक है, क्लियर? जी सर, एनी कंप्लेन फाइंडिंग, रिक्वायरमेंट देखें कौन सी हो रही थी, रिक्वायरमेंट सी कंप्लीट है, रिक्वायरमेंट डी पे है, अब क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी नेम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31st December 2003। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के नीचे बस एज ऑन ध्यान में रखना, बाकी सारी स्टेटमेंट्स होती हैं फॉर द ईयर बनती है, बल्कि एक्सट्रैक्ट्स हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स, जी सर, वंस अगेन हेडिंग लिखें और रुक जाए, क्या बनाना चाह रहे हैं, क्वेश्चन देखें पेज नंबर 234। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इस वक्त 2 साल कंपैरेटिव है, कौन कौन से साल, 2 एंड 1, रिवर्स ऑर्डर में शायद बोलना मुनासिब है, 3 में हम है, कौन कौन से साल कंपैरेटिव है, 2 एंड 1 रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं, उसी तरह कर करते। यकीनन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंपैरेटिव ईयर सफिशिएंट होता है, लेकिन मैं इस वक्त आपके सामने दोनों कंपैरेटिव इसलिए बनाऊंगा ताकि जो मैंने बात करनी है वो आपको सही समझ आ जाए। एग्जाम में असूलन कितने साल कंपैरेटिव जरूरी हैं, एक सफिशिएंट होता है, लेकिन मैं आपके सामने दोनों कंपैरेटिव इसलिए बना रहा हूँ ताकि जब बात फर्स्ट टाइम हमारे सामने आनी है वो सही तरह जरा खुल के सामने आ जाए। तो मुझे लिखने दें कैंडी, कौन कौन सा साल लिखूं, 2003, 2 एंड 1।
फिलहाल ये दो कंपेरेटिव आपको सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है, तो आप बाद में आराम से बनाते रहिएगा। करना क्या है, कैसे होना है, इस पर आप फोकस रखिएगा। थोड़ा सी गेम जरा सीरियस है। तरीका वंस अगेन वही है जिसका स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में था कि हमने गिवन फिगर उठाई थी और उसमें अपनी एडजस्टमेंट्स की थी। तो पुरानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो जरा सामने रख लें। एसेट्स में क्या नजर आ रहा है? प्लांट नजर आ रहा है। प्लांट के सामने जो फिगर्स नजर आ रही हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्या इस प्लांट की इन फिगर्स में 5 लाख 4,50,000 3 लाख इसमें बोरिंग कॉस्ट पहले कैपिटलाइज हो चुकी है? दोबारा ऊपर रिवाइज कर लीजिएगा। पर एक लाइन थी जो टेबल बना हुआ था स्टार्ट में, फॉलोइंग ड्राफ्ट्स वर प्रोड्यूस्ड। ये ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये बिफोर एडजस्टमेंट। क्या बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? हम एक्सपेंस से निकाल के एसेट में ऐड करना चाहते हैं। क्या 3 लाख में फिगर्स 4,50,000 में और 5 लाख में आपको एज एन अकाउंटेंट बोरिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज, ऊपर रुपीज में जाए, 15,000, 17,000 और 9,000 रिस्पेक्टिवली नजर आ रहा है? क्या 3 लाख, 4,50,000 और 5 लाख के अंदर वो 15,000, 17,000, 9,000 जमा हुआ नजर आ रहा है? सर नजर आ तो रहा है, ऊपर टेबल में नजर आ तो रहा है, कैपिटलाइज हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? वो कहाँ है फिलहाल अकॉर्डिंग टू सवाल? प्रॉफिट एंड लॉस में है, वो तो हमने खुद निकाला है वहां से। तो प्रॉफिट से तो निकाल लिया हमने। अब हमारा दूसरा काम ये होगा कि हम उसे एसेट में ऐड करें। हमने करना है, पहले ही हो गया। पहले ऑलरेडी ये फिगर्स कैपिटलाइज नहीं है, कैसे करें? 3 लाख ढूंढा, 3 लाख ढूंढे, ठीक है, वही ठीक है। 3 लाख किस साल में फिगर नजर आ रही है? 2001 से रिलेटेड इंटरेस्ट कितना जो कैपिटलाइज होना है? 15,000 इसमें प्लस होने के बाद रीस्टेटेड फिगर हो जाएगी 3,15,000। हम जो रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे उसमें 2001 के नीचे 3 लाख की बजाय 3,15,000 लिखेंगे और 2001 की फिगर के ऊपर रीस्टेटेड क्यों लिखेंगे यार? क्या ये 2001 और 2 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर से पहले पहुंच गई होंगी? अब हम रिवाइज फिगर्स जब भेजेंगे तो रीस्टेटेड लिखेंगे। देन आ जाए, जरा अभी लिखते हैं फिगर्स। देन आ जाए काइंडली 2002 पे। 2002 में इस वक्त आपको फिगर क्या नजर आ रही है? 4,50,000। अब ये इस वक्त हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देख रहे हैं जो एज ऑन होती है। क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पिछले सालों के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो हेड्स होते हैं उसमें पिछले सालों के क्लोजिंग बैलेंसेस पहले ब्रॉड फॉरवर्ड किए जाते हैं, ब्रॉड डाउन किए जाते हैं और फिर कैरेट डाउन आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है सर जी। इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। अगर आप 2003 की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं तो 2003 की इनकम्स, 2003 के एक्सपेंसेस। अगर आप 2002 की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, 2002 की इनकम, 2002 के एक्सपेंसेस। जिस साल में आप हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द पीरियड बनती है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो हेड्स होते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी के हेड्स होते हैं, इनके क्लोजिंग बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बनते हैं। ये बात मैंने इस वक्त क्यों उठाई है? 4,50,000 को अकाउंटेंट बन के गौर से दोबारा देखें। आज हमने इंशाल्लाह अकाउंटेंट बन के घर जाना है। 4,50,000 को गौर से देखें, क्या ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 2002 है? 3 लाख इसके साथ देखें, क्या ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 2001 है? क्या ये 3 लाख 2002 में 4,50,000 की कैलकुलेशन करते हुए
पहले ब्रॉड डाउन बना होगा, 3 लाख बना होगा, या 4,50,000 ब्रॉड डाउन बना होगा? 3 लाख ब्रॉड डाउन बना होगा, और देन यकीनन ये एक एसेट बन रहा था, प्लांट कंस्ट्रक्शन में था, शायद फर्दर 1,50,000 का खर्चा होके इसमें प्लस हुआ है। 4 लाख फॉर द पीरियड कॉस्ट है, या प्लांट की एज ऑन 31 दिसंबर 2002 कॉस्ट है? इस फिगर से कौन सी फिगर बनी है? 3 लाख से 4,50,000। गेम को जरा आगे बढ़ाएं। 2003 में 5 लाख हो गया है, ये 5 लाख कैसे हुआ है? 4,50,000 पहले ब्रॉड डाउन हुआ होगा, और फिर 50,000 लग रहा और खर्चा हुआ है। मैं डेप्रिसिएशन की बातें बीच में क्यों नहीं कर रहा हूँ? प्लांट अवेलेबल फॉर यूज नहीं था, वरना डेप्रिसिएशन लेस भी हो रही होती। मीन्स से 4,50,000 जो है, क्या ये 3 लाख के ओपनिंग से 4,50,000 बना हुआ है? और जो 5 लाख है वो 4,50,000 से शुरू होके 5 लाख तक आया। मेरी किसी बात में यहाँ तक कंफ्यूजन? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द पीरियड है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन का मतलब क्लोजिंग पहले नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनते हैं, और फिर फॉर द ईयर की ट्रांजैक्शंस एक्यूमुलेट होकर दोबारा रिवाइज क्लोजिंग बैलेंस आता है। मैंने बेटा ये बात आपके सामने इसलिए रखी है क्योंकि दोबारा 2001 में जाएगा। 15,000 की हम करेक्शन कर देंगे 2001 में, रिवाइज फिगर हो जाएगी 3,15,000। लेकिन जो ओरिजिनल फिगर इस वक्त सवाल में है 4,50,000, क्या ये 4,50,000 3 लाख ब्रॉड डाउन से बनी हुई है, या 3,15,000 ब्रॉड डाउन से बनी हुई है? 3,15,000 ब्रॉड डाउन से बनी हुई है। क्या हो गया है? क्या ये कैपिटलाइजेशन 2001 में, 2002 में, 2003 में हमने करनी है? 2003 में खड़े होके पिछले सालों में? तो अगर हम 2001 में 15,000 प्लस करेंगे तो वो तो हमारी फिगर्स के मुताबिक 315 होगा। लेकिन जो ओरिजिनल 4,50,000 बना हुआ है, ये तो क्वेश्चन की फिगर्स की बेस पे बना हुआ है, जिसमें पहले कैपिटलाइजेशन है ही नहीं। तो क्या 4,50,000 में 4,50,000 का ब्रॉड डाउन 3 लाख ओरिजिनली हुआ होगा, या 3,15,000 हुआ होगा? 3,15,000 से 4,50,000 बना हुआ है। कितने से बना होगा? तो क्या 4,50,000 को ठीक करने के लिए हमें ओपनिंग 3 लाख भी ठीक करना होगा, और फिर फॉर द ईयर का खर्चा 17,000 ढूंढे 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 ढूंढे? क्या 15,000 से भी एडजस्टमेंट ताकि ओपनिंग ठीक हो, और 17,000 से भी एडजस्टमेंट ताकि फॉर द ईयर भी ठीक हो? 2 दफा करनी पड़ेगी। 2003 में भागते आए, 2003 का ब्रॉड डाउन क्या उठा होगा? उठा होगा 450 में तो 3 लाख आ रहा होगा। तो क्या 3 लाख को 15,000 प्लस करके ठीक करना होगा? फिर 2002 की करेक्शन भी करनी होगी, फिर 3 की भी करनी होगी। यस सर, 3 में आके 3 की भी, क्या 3 में आके 3 की करेक्शन भी करनी होगी? यार ये तो समझ आता है कि 1 में 1 की करेक्शन हुई, 2 में सिर्फ 2 की हुई, 3 में 3 की हुई। पिछले सालों की करेक्शन क्यों शुरू हो गई हैं? ऑलरेडी हो गई होगी यार, सोचो तो सही मेरे भाइयों। 2002 की फिगर देखें, 4,50,000, ये 4,50,000 ऑब्वियसली 3,15,000 की बेस पे बना होगा ना यार। 3,15,000 बनाना किसने है? तो हमने बनाना है। क्या पहले नहीं कैपिटलाइज हुआ हुआ? किसी साल में भी नहीं हुआ हुआ? किसी में तो हो गया। तो किसी में भी अगर नहीं हुआ तो हमें अब करना क्या पड़ेगा? अब सीरियस हो जाइएगा, हम 15,000 प्लस कर देंगे 3 लाख, तो वो तो हमारे मुताबिक 315 हो जाएगा। लेकिन ओरिजिनल दोबारा हम उठाएंगे 450, वो तो सवाल से उठाना पड़ेगा। जब सवाल से हम उठाएंगे 450, तो ना उसमें 3 लाख सही है अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन, और ना उसमें फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट ऑफ 17,000 हुई भी है। देयरफॉर हमें कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? 15,000 भी करनी पड़ेगी, और प्लस 17,000 भी करना पड़ेगा। और जब हम आएंगे 2003 में, तो हमें दोबारा 15, दोबारा 17 और फिर 9 भी क्यों करनी पड़ेगी? ओपनिंग्स ठीक करने के लिए पिछली भी, और फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट 9,000 की 2003 में होगी। क्या 2002 में भी 3 की होगी? क्या 1 में भी 3 की होगी? ऑनवर्ड्स जाना है या बैकवर्ड्स आते जाना है? फाइनल कर लेते हैं 2001 में 15,000 से,
2002 में 15,000 और 17,000 से, और 2003 में इन अदर वर्ड्स आज से ऑनवर्ड्स जब भी हम कभी एडजस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होता है, उसमें फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट्स होती हैं। एक नजर देखें, रिवाइज करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कैसे किए 2003 की सिर्फ 3 में ढूंढे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, सिर्फ 2 की 2 में ऐसे ही हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है इसलिए ईयर वाइज एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए क्योंकि एज ऑन बनता है कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग कम्युलेटिव? इकट्ठी एडजस्टमेंट्स करेंगे। आए सस्पेंस खत्म करें, कैसे करेंगे मुझे करवा दें, मुझे प्लीज करवा दें। हेडिंग हमारी एसेट्स है, एसेट्स में कौन सा एसेट्स? नॉन करंट एसेट्स है, लिख लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में प्लांट ठहर पेशेंस नहीं खाते आप, फटाफट देख के लिख लो ना, अभी तो मैंने लिखा भी नहीं। प्लांट तरीका सर इसका यही है, गिवन फिगर उठाएं और एडजस्टमेंट करें। लास्ट कंपैरेटिव ईयर से इसलिए शुरू कर रहा हूं कि वहां से समझना आसान है। 3 लाख उठाएं, कहां देखा आपने? नहीं देखा, जहां देख रहा वहां नहीं देखा, सवाल देखना है आपने। रिवाइज स्टेटमेंट्स बनाने का तरीका ये है कि आपने ओरिजिनल डाटा सवाल में से ढूंढना। तो आपको 2001 में क्या नजर आ रहा है? 3 लाख। अब अपनी एडजस्टमेंट देखें, रिक्वायरमेंट 1 में हमने सॉल्व भी किया, वहां से देखना, वहां से देखना। 3 लाख में कितना प्लस करें? देयरफॉर 2001 की रिवाइज फिगर आ गई 3,15,000। क्या इसके ऊपर रीस्टेटेड भी आएगा? वो मैं लिख देता हूँ 3,15,000। 2002 की वर्किंग करवाएं, गिवन उठाएं। गिवन उठाते दोबारा सोच लें क्या ये गिवन 3 लाख से बना है? क्या 3 लाख वाली एडजस्टमेंट 20 में और करंट की एडजस्टमेंट कितनी? रिवाइज्ड आंसर बताएं। रिवाइज्ड आंसर कैलकुलेटर अलाउड था, सॉरी मैं बताना भूल गया, कैलकुलेटर निकालना है, 0 दबाना है। प्लीज आंसर 4,82,000। क्या ये भी रिपीट फिगर है? 2001 वाली भी रीस्टेटेड है, 2003 पे भी रीस्टेटेड आएगा, क्यों नहीं आएगा? डी की फिगर्स फर्स्ट टाइम ही भेज रहे हैं, लास्ट ईयर्स में कंपैरेटिव ईयर्स में रीस्टेटेड आता है। 2003 की करेक्शंस करवा दें, कैसे कैसे करा दें? गिवन फिगर 5 लाख प्लस 15,000 प्लस 13,000 एंड प्लस 9,000, आंसर बन जाएगा 5,41,000। लिखें देखें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बड़ा साथ है। क्या क्या लिखें, क्या क्या इतना कुछ लिखें। सर मैं इधर खड़ा हूँ सर, आवाज यहाँ से आ रही, किधर ढूंढ रहे हैं? सबको ढूंढ रहे हैं, मैं इधर खड़ा हूँ। इनकम में भी प्रॉफिट में चेंजेस किए जी जी 2003 में हमने एक बार किया था। नहीं, प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, तो 2003 2002 रिटेन्ड अर्निंग्स में आ रही था, रिटेन्ड अर्निंग्स एज ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो रिटेन्ड अर्निंग पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगी। ठीक है मतलब नहीं, 380 सिर्फ किस साल का है? तो उसमें 2002 की करेक्शन नहीं होगी। नहीं यार, क्या 2002 का प्रॉफिट 3 में भी आ रहा होगा? वो रिटेन्ड अर्निंग्स में आ रहा है।
क्या रिटेन्ड अर्निंग्स एज ऑन फिगर है या प्रॉफिट एज ऑन फिगर है? प्रॉफिट फॉर द ईयर है। रिटेन्ड अर्निंग्स में मैं अभी आता हूँ, रिटेन्ड अर्निंग्स में अभी आता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगे और वंस अगेन वो एज ऑन फिगर है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। प्रॉफिट के लिए वर्ड बोलते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, 2010 का प्रॉफिट, 2011 का प्रॉफिट। रिटेन्ड अर्निंग्स के एंगल से आप बोलेंगे इस दिन की रिटेन्ड अर्निंग्स, उस दिन की रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अभी एक सेकंड वो बात करते हैं। जी बेटा आपकी बात एक सही है जी। एक तरीका बेटा और भी हो सकता है, लिखिएगा तो, अगर लिखिएगा तो कंडी रुके, कैलकुलेटर पकड़ो। मुझे एक सजेशन दी जा रही, बात सही है, पहले वो सुन ले वो सही बात क्या है। हम बेटा ये भी कर सकते थे, कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, हर वक्त कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है। 3 लाख ढूंढे जरा, कहाँ है 3 लाख आपके क्वेश्चन में? 4,50,000। 2002 में 3 लाख ओपनिंग बना होगा सर, थोड़ी देर पहले तो बना था, अब नहीं बन रहा, बना होगा। और उसकी बेस पे 4,50,000 आया होगा, 4,50,000 बन गया होगा। आपको ये पता 2002 में चेंज कितना आया? 150। तो हम शायद ये भी तो कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे लिखें 3,15,000। क्या लिखवाया ये मैंने? सही ओपनिंग, सही ओपनिंग, सही ओपनिंग प्लस 1.5 लाख करें। बात अभी खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। ये 1.5 लाख कहाँ से आया? जो चेंज आया था, क्या इस चेंज के अंदर क्वेश्चन ढूंढे, क्वेश्चन देखें 17,000 भी है? क्या इस 1.5 लाख में 17,000 भी जमा हुआ है? बस वो 17 रह गए। अब 315 अगर आपने उठाया तो 15 करेक्ट हो गया, प्लस 7 प्लस 315 प्लस 150 प्लस 17 इज इक्वल टू दबाएं, आ सकता है। मेरी सजेशन ये है कि गेम हो जानी बहुत ज्यादा एडवांस, ये तरीका हो तो सकता है लेकिन प्लीज मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि एडजस्टमेंट काफी सारी हो जाएंगी। मेरी सजेशन ये है, बोर्ड में देखें, फिगर्स उठानी कहां से है? क्वेश्चन से उठानी है। मैंने तीनों सालों में सवाल वाली फिगर उठाई है और डेफिनेटली जहां जहां कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए मैंने वो की हैं। तरीका ये भी ठीक है जो हुआ है, लेकिन ये शायद जरा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा जब अगले सवालों में इशू आएगा। डेफिनेटली हो सकता है। मेरी सजेशन क्या है, कहाँ से देखें और क्या करें? क्वेश्चन से फिगर देखें और अपनी एडजस्टमेंट देख के फाइनल करें। और बैलेंस शीट बनाते हुए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए जहन में ये रखें कि कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स हो। ये वर्ड जहन में रह जाएगा। कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स का मीनिंग इकट्ठी एडजस्टमेंट्स हो। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो हो बेटा सकता है, लेकिन कोई एक तरीका बस फाइनल करते हैं क्योंकि गेम तो ठीक ठाक ऑन हो जानी है बस, तो इसलिए एक ही तरीका ये मेरे नजदीक कंपैरेटिवली इजी है। जी सर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही है। अभी सिर्फ हमने क्या लिखा है, एसेट्स में प्लांट बेटा लिख लिया यार। आगे बढ़े, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ और भी है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडिंग लिखें। एक्सट्रैक्ट्स बन रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल उसे प्रेजेंट करना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में भी बस कौन सी फिगर है? रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या रिटेन्ड अर्निंग्स एज ऑन फिगर है या फॉर द ईयर फिगर है? क्या रिटेन्ड अर्निंग्स में भी कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स आनी है? ये भी इसी तरह ही है। कंसंट्रेशन वंस अगेन, रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर देखें क्वेश्चन में। रेडी है? सुने सुने, गौर से सुने माय डियर, गौर से 1,20,000 से गेम ऑन करें। 1,20,000 के अंदर कोई प्रॉफिट वाली एडजस्टमेंट होनी है। कितने प्रॉफिट से इसने बढ़ना है? एक्सपेंस ने तो कम नहीं होना, 15,000 से एक्सपेंस ने कम नहीं होना, देयरफॉर ही तो प्रॉफिट ने बढ़ना है। कितने ऐड हो जाएगा इस 120 में?
15 ऐड होके कितना हो जाएगा? लेकिन ये जो आगे 5 लाख लिखा हुआ है, क्या ये 120 से बना होगा या 135 से? तो देयरफॉर इस 5 लाख में कौन कौन सी एडजस्टमेंट होगी? 15 वाली भी, 15,000 वाली भी और 17,000 वाली भी। कैलकुलेटर पकड़े, देयरफॉर 5 लाख कितना हो जाएगा? हिम्मत 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 हिम्मत, 5 लाख जमा जमा, मिस्टर 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 एवरीबॉडी, मिस्टर 5 लाख जमा 15,000 जमा 532 हो जाएगा। अगला है 955। इसमें कौन 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 सा ऐड होगा? 15, 17 और 9, 996। लेकिन मैंने फिगर्स आपको सॉल्व करवाई हैं, अपनी चेंजेस इन इक्विटी में जाए, अपनी चेंजेस इन इक्विटी में जाए। ये जो फिगर्स आपकी आई हैं सर, ये आई हैं चेंजेस इन इक्विटी में नजर आ रही है। 135 भी आ रहा है, 532 भी आ रहा है, 996 भी आ रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में आपने चेंजेस इन इक्विटी बना ली हो तो फिर अब ये डबल वर्किंग दोबारा प्लस प्लस वाली जरूरत नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर्स कहां से देख के ही लिख लेंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी गौर से सोच लें क्या ऑलरेडी कम्युलेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं। 135 ढूंढे, 135 में 15,000 प्लस हुआ हुआ है। लेकिन जब आपने 135 प्लस करके, सॉरी 15,000 प्लस करके 135 से आगे जब आप चले तो अगले फिगर में 2002 की एडजस्टमेंट थी। therefore 532 तक आते आते क्या दोनों सालों की एडजस्टमेंट हो गई है? और 996 तक आते आते तीनों सालों की एडजस्टमेंट हो गई है। मेरी सजेशन ये है कि जिन सवालों में आप चेंजेस इन इक्विटी बना चुके हो, उन सवालों में अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर्स लिखनी है, तो कहां से देख के लिख लें? अपना चेंजेस इन इक्विटी का आंसर देखें और मुझे रिस्पेक्टिव फिगर्स बता दें। ब्रैकेट में लिख लें ये कहां से फिगर्स आ रही हैं? फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एब्रिविएशन बना फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एसओसी। कहां कहां कितना कितना लिखवा दें, लिखवा दें लिखवा दें लिखवा दें। 135 किस्सा लिख रहा हूँ, किस्सा लिख रहा हूँ। ये तो 2002 का ओपनिंग है, अब तो का ओपनिंग है, इसीलिए तो एक का क्लोजिंग है। अगली फिगर लिखवाएं 532,000 एंड 9,96,000। कहां से देख के लिखी जा रहे हैं? कह तो रहे हैं लेकिन कर क्या रहे हैं? और से देख के लिखी जा रही है। आई होप के बात समझ आ गई। मैंने तो कहा था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स होंगी, रिटेन्ड अर्निंग्स में हुई तो है नहीं। कहां हो गई हैं? दोबारा वर्किंग करना टाइम वेस्टिंग है। पेज नंबर 234 पे आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कौन सी रिक्वायरमेंट भी हो गई है, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कौन सी रह गई है? हेडिंग लिखें कंपनी नेम। अकाउंटेंट की जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह और बिस्मिल्लाह के दरमियान ही रहनी चाहिए। जो हो गया उस पर रब का शुक्र है, जो नहीं हुआ वो रब के नाम से ही शुरू है। टाइम तो है नहीं। नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बटा बिलाल खुदा का नाम ले यार, जब बाकी आएंगे तो वो भी कर लेंगे, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है यार। ये तो जो हो गया पता नहीं हो गया कि नहीं। अगर वो हो गया तो क्या ये रूल बाकी कॉलम से भी एप्लीकेबल है? बेटा आने तो देगा। क्या ये आखिरी सवाल है? क्या ये आखिरी सवाल आ गया? बताइए, पहला सवाल हो गया। नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप पिछले जितने टॉपिक्स हुए हैं उनको कहीं ज़हन लाएं, जो आप तसव्वुर भी नहीं कर रहे होते शुरू के दिनों में, वो हो जाता है। और आई होप कि जब वो हो जाता है फिर आपके ज़हन में सवाल उठने खत्म हो जाते हैं। तो अभी गेम ऑन तो होने दें, फिर देखिएगा क्या होता है। वास्ते बात दही रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चले, वरना मैं ये भी कह सकता हूँ सब आंखें बंद करें और आइए सेट कंप्लीट हो गई है। इस तरह नहीं होता, इसे करना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता
फॉर द ईयर एंडेड ईयर 31st December 2003. 31st December 2003। जी फैसल, आपसे ये सवाल एक्सपेक्टेड था, ये तो काफी टफ है। ये काफी वर्ड हटा दें, टफ तो है लेकिन इंशाल्लाह कुछ दिन बाद आपसे पूछूंगा कि अब कौन सी चीज है काफी टफ है। ऐसा से क्या होगा फैसल? क्या फैसल आप मुझे मेरी तरफ देख के, जब आप कैमरा देख रहे होते हैं मेरी तरफ देख के, किसी को अगर मैसेज इंपॉर्टेंट करना पड़ जाए तो कर लेते हैं? क्या आप नौजवान मेरी तरफ देख के मोबाइल पे मैसेज जहां भेजना हो भेज देते हैं? क्या ये आसान काम था? लेकिन अगर नीयत हो तो ये भी हो जाता है। मैं भी खुश के बच्चे मेरी तरफ देख के पढ़ रहे हैं और गेम पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। तो जब वो हो जाता है तो इंशाल्लाह ये कोई इशू नहीं। जी सर, ये अब हेडिंग आ गई नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जरा अजान शुरू होगी, जरा 1 मिनट हम जरा रुक जाते हैं, फिर अपने अलॉटेड टाइम पे इंशाल्लाह क्लास ऑफ करेंगे। उतनी देर आप आंखें बंद करके जरा 1 मिनट रेस्ट करें।
पेज नंबर 235 का। फाइनली बेटा अब हम बनाना ये चाहते हैं इसी एग्जांपल में से नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसे ही अगर आपके किसी क्वेश्चन में पॉलिसी चेंज हो रहा है, अगर आपके किसी क्वेश्चन में पॉलिसी चेंज हो जाए और आपने नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हो तो अकॉर्डिंग टू आईएसए आपके जहन में फिर 3 चीजें आनी चाहिए। ये उसी तरह की बात है जिस तरह अगर आईएएस 16 हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, और आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर कहे नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए फॉर द ईयर एंडेड विद कंपैरेटिव वगैरह वगैरह, अब यह है ऐसे आपके जहन में क्या आता है कि अब मैंने स्केड्यूल बनाना है, अब मैंने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बताने हैं, अब मैंने यूजफुल लाइफ या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताना है, अब मैंने अगर कोई डिस्पोजल है तो उसका डिस्क्लोजर देना है, और अब मैंने अगर इवैल्यूएशन होगी है तो वो भी डिस्क्लोज। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर आपके किसी क्वेश्चन में पॉलिसी चेंज हो जाए और आपने नोट्स बनाने हो तो आपके जहन में 3 चीजें आनी चाहिए जो आपको पेज नंबर 235 पे मिलेंगी। तो पहले हम ये ढूंढ लेते हैं कि कौन सी 3 चीजें आपने नोट्स में प्रेजेंट करनी होती हैं और बाद में फिर उसको अप्लाई करना सीखते हैं। तकरीबन पेज नंबर 235 के मिड एंड से ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको हेडिंग एक नजर आएगी, एंड के ऊपर, एंड से जरा ऊपर जाके डिस्क्लोजर्स ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हेडिंग मिल गई। किस पेज पे है? पेज नंबर 235, डिस्क्लोजर्स ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन पॉलिसी आपके वर्ड्स तब जहन में आने चाहिए जब आपने नोट्स बनाने हैं पॉलिसी चेंज की वजह से। तो नंबर 1, शेयर होल्डर्स को नोट्स में ये बताना होता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज इन पॉलिसी। हमारे इस क्वेश्चन में जिस वक्त हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज, व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज, बोरिंग कॉस्ट विच वाज एक्सपेंस्ड आउट शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो अंग्रेजी में सेंटेंस बनाएंगे और वो सेंटेंस भी इंशाल्लाह एग्जाम्पल में से, क्वेश्चन में से ढूंढ लेंगे। तो सबसे पहले उन्हें इंग्लिश में बताना है कि नेचर क्या है, क्या बदला है। क्या हमेशा बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट ही बदलेगा? जो भी ट्रीटमेंट बदल जाएगा वो बताना है, इसे कहेंगे कि नेचर ऑफ चेंज। नंबर 2, फिर आपने बताना है रीजन ऑफ चेंज। रीजन ऑफ चेंज पॉलिसी की 2 हो सकती हैं, या स्टैंडर्ड ने कहा होगा या मैनेजमेंट ने फील किया होगा चेंज विल रिजल्ट इन मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो आपके क्वेश्चन में वॉलंटरी चेंज है या कंपल्सरी चेंज है, फिर हम बताएंगे कि स्टैंडर्ड की वजह से है या मैनेजमेंट की अपनी चॉइस की वजह से। ये हो गई रीजन ऑफ चेंज। तो ये दोनों तो थ्योरेटिकल हैं, इंग्लिश में सॉर्ट ऑफ हम लिखेंगे। थर्ड जो है वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या करना होता है? थर्ड आराम आराम से वर्ड्स पढ़ें। इफेक्ट ऑन ईच अंडरलाइन वर्ड्स लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। फिर आपने इफेक्ट बताना है कि हमारी पॉलिसी चेंज की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम की लाइन आइटम्स पे क्या चेंज आया है। लाइन आइटम से मुराद क्या है? नेक्स्ट लाइन में एक सेंटेंस लिखा हुआ स्टार के साथ। लाइन आइटम्स का मतलब होता है मेन हेडिंग्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। लेकिन मेन हेडिंग्स का मतलब क्या होता है? अपने जहन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लाएं जरा। नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पहले जरा। असल में मेन हेडिंग्स वो है जिनके सामने अमाउंट आ रही। तो प्लीज लेट मी थोड़ा सा एक्सप्लेन। सेल एक लाइन आइटम, आगे कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, एडवांस सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, प्रॉफिट, ये लाइन आइटम्स है जिनके सामने प्रॉफिट एंड लॉस की जिनमें अमाउंट आ रही है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिनमें लाइन नॉन करंट एसेट लाइन आइटम नहीं है, वो हेडिंग है। लाइन आइटम्स वो हेडिंग्स हैं जिनके सामने अमाउंट्स आ रही हैं। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर थोड़ा सा जाए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक लाइन आइटम है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर हो तो लाइन आइटम है सर। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो तो लाइन आइटम है। करंट एसेट्स में आ जाए, इन्वेंट्री या स्टॉक एक लाइन आइटम है। हिम्मत वाले आगे आगे आगे, डेटर, रिसीवर्स, ठीक है। जिन हेडिंग्स, कैश एंड बैंक, जिन हेडिंग्स के सामने अमाउंट्स आ रही हैं, आगे बढ़े। इक्विटी की लाइन आइटम्स, कैपिटल नहीं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम वगैरह 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 वगैरह। लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटी लाइन आइटम नहीं है, वो हेडिंग है। लॉन्ग टर्म लोन एक लाइन आइटम है, करंट लाइबिलिटी लाइन आइटम नहीं है।
लेकिन करंट पोर्शन ऑफ लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, पेबल्स, अकाउंट, वो हेडिंग्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जिनके सामने अमाउंट्स आनी है वो लाइन आइटम्स कहलाते हैं। तो आपकी पॉलिसी चेंज की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जहां जहां लाइन आइटम्स में चेंज आया है उन लाइन आइटम्स में चेंज की अमाउंट शेयर होल्डर्स को बतानी है। वो कैसे बतानी है वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, लेकिन उठते उठते जरा हम ये देख लें कि हमारी किस किस लाइन आइटम में चेंज आया है। अपने सामने जरा स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स रखें जो अभी बनाया हमने। मैंने बताना है, आपने सुनना है, जल्दी कोई नहीं, हमें हमें कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ इशू ये है कि हमें नमाज पढ़नी और कोई इशू नहीं है, हम रिलैक्स हैं और इंशाल्लाह मेरी वजह से आपकी नमाज बिल्कुल डिले नहीं होगी। बस आखिरी मेरे पास वो लम्हात हैं जो मेरे पास होने चाहिए। स्टेटमेंट के अगर एंगल से हम देखें तो फाइनेंशियल चार्जेस के लाइन आइटम्स में चेंज आया है सर, कमी है, ये इंक्रीज आई वो इंशाल्लाह फाइनल कर लेंगे, लेकिन चेंज आया है। उसकी वजह से फिर प्रॉफिट में चेंज आया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में फाइनेंशियल चार्जेस और प्रॉफिट में बस चेंज आया। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए इधर अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें, अभी बनाई आपने, प्लांट में चेंज आया है और रिटेन अर्निंग्स में चेंज आया है। जिनमें चेंज नहीं है उनको हमने डिस्क्लोज नहीं करना। तो इंशाल्लाह ये नोट्स कल बनाएंगे, लेकिन अब मेरी सजेशन ये है कि बोरिंग कॉस्ट का कोई एक टेस्ट प्रिपेयर कर ही लें आज। तो इस तरह के मैं 2 क्वेश्चन बताता हूँ, रिवाइज कर लें, फिर उसका भी एक जरा कम्प्रिहेंसिव टेस्ट कल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसी तरह रख लें, जो अपना कन्वीनियंट टाइम मिले कल से शुरू कर लें, सुबह 8 बजे से स्टार्ट कर लेते हैं तो अगले 2 दिन चला लेते हैं, लेकिन आज 2 क्वेश्चन पहले लिख लें जो आप सही तरह जरा रिवाइज कर लें। एक तो जरा ऑक्टागन रख लीजिएगा, यही नंबर है आपके पास, बेटा प्लीज आराम से बैठें, मैं आके पैक करता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं आ रहा हूँ, जरा इशू बड़ा है, ये पैकिंग में इंशाल्लाह 2-3 बंदे और मिलाता हूँ साथ, मिलजुल के काम करते हैं। पेज नंबर 20 लिखें, 290 ऑक्टागन रिवाइज कीजिएगा, पेज नंबर 290। और दूसरा एक क्वेश्चन आप रिवाइज कर लें, पेज नंबर ढूंढें। हमारे ताल्लुकात इतने बुरे तो नहीं यार, मुझे तो लग रहा है कि अगर मैंने किस दिन पेज नंबर 94 चलने पहले किस दिन पैसे पहले पेज नंबर 94 पे क्वेश्चन नंबर 11, मुझे तो लग रहा है अगर किसी दिन मैंने आपसे कहा कि मगरिब के बाद इंशाल्लाह वापस आ रहे हैं तो आपने बड़े आराम से वापस आ जाना। इतने बुरे ताल्लुकात के, और जिसने नहीं आना होगा मेरी तरफ से डबल अल्लाह हाफिज़ है। लेकिन नो हो गया गलती से आपकी तरफ से, अगर मैंने वापस बुलाया तो उसकी वजह क्या होगी, आप ही ने कोई सवाल करना होगा, घर जाकर भी तो पढ़ना ही होता है, तो यहाँ से पढ़ के चले जाया करेंगे। मेरी आवाज सबको सही है ये, लेकिन जरा अजीब अजीब सी लगी है, लेकिन ये अजीब चीजें जिंदगी में आम हो जाती हैं। अल्लाह हाफिज़। सीरियस है, हर दिन सीरियस है।